नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज है संडे और आपको पता है संडे के दिन हमारी सीरीज आती है जिसमें आप दिल खोलकर सवाल करते हो और मैं उनका दिल खोलकर जवाब देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालें उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछते हैं यादव आनंद, जो पूछते हैं कि एएलपी का न्यू वैकेंसी कब आएगा। तो देखिए आनंद भाई, देखो अभी जो आपको पता है 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकली हुई है, तो उनकी अभी ज्वाइनिंग है वो अभी पेंडिंग है। लगभग 70-80% ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन अगर रेलवे का इतिहास देखोगे तो 3-4 साल में रेलवे में एएलपी की वैकेंसीज होती हैं। पहले 2015 की समथिंग हुई थी, उसके बाद में अब 2018 में, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपके हर 3-4 साल का लगातार गैप रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि 2022 तक पॉसिबिलिटी है कि नई वैकेंसीज आ जाए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है राम जी पटेल का। ये बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा साइंस पढ़ाते हैं, यूट्यूब में सबसे अच्छी साइंस आपकी है। राम जी पटेल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारी साइंस है वो समझ आ रही है। और गाइज़ हमारा तो यही एफर्ट है, अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता तो गाइज़ साइंस है ना, मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा पाता। लेकिन मेरे पास जो इस समय जो सुविधाएँ हैं मैं उन्हीं की मदद से आपके लिए जो भी क्लासेस हो पाती है वो मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है राहुल कुमार का। भैया ग्रुप डी निकाल कर हम फिर रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं, कुछ छूट मिलेगी या फिर ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद आगे से प्रमोशन मिलेगा। देखिए इसके लिए दो प्रोसेस है। एक तो आपकी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है ना वो दे सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास जो लोको पायलट है, अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो लोको पायलट की जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि अगर आपके पास ITI वगैरह होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, वो डिग्री अगर आपके पास है तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसके थ्रू यहाँ पर ले सकते हो। प्रमोशंस का भी होता है, लेकिन प्रमोशन का अलग सिस्टम होता है, उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन आपके GDC के एग्ज़ाम होते हैं जिनके थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और बाकी जो रेगुलर वैकेंसीज आती है उनमें तो आप फॉर्म ही भर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रसन्न पाटिल। ये पूछते हैं कि सर एक टेस्टिस छोटा है एक बड़ा है, नॉर्मल दिखती है, क्या प्रॉब्लम हो गया। देखिए टेस्टीज़ की अगर हम बात करूँ तो टेस्टीज़ का जो आपको पता है ह्यूमन में वैसे भी एक छोटी एक बड़ी होती है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डिफरेंट होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हाइड्रोसिल में आपको बोल सकते हैं कि टाइम दिया जा सकता है ऑपरेशन के, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अंतर है वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा अंतर है तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगला पूछते हैं यहाँ पर कुणाल पूछते हैं कि सर मेरे एक आई है वो -1.75 है और दूसरे में -2.50 है, विद चश्मा 6/6 है। जब ये चश्मा लगाते हैं 6/6 दिखता है, तो मेरा B2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, प्लीज़ बताइए सर। कमर्शियल क्लर्क के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो देखिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये कहता है कि अगर आप B2 कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी जो आई है एक 6/9 होनी चाहिए, दूसरी 6/12, यानी कि आपका एक प्रकार से बहुत ही लो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। और आपकी जो आई है यानी कि आपकी जो चश्मा है वो आप यूज़ लेते हो, उसकी जो पावर है 4D यानी कि 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन विद और विदाउट ग्लास आपकी जो नियर विजन है वो 6.0 यानी आपको पास के अक्षर हैं वो पढ़ाए जाएंगे, लेकिन दूर के अक्षर हैं वो आपकी 6/9 चल जाएगी एक आँख, और दूसरी आँख अगर आपकी 6/12 है तो भी आप B2 कैटेगरी क्वालिफाई हो जाओगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं जो है आपके सुखराम कुमार। ये पूछते हैं कि सर मैं यूपी से हूँ, गुवाहाटी से, फॉर्म भरा हूँ, मेरा पेपर कहाँ होगा। देखिए पेपर जो आपका होता है ना, तो 90% लोगों का पेपर जो होता है अपने नियर बाई सिटी में होता है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेट में आपके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको दूसरे शहर में दूसरी सिटी में आपको जाना पड़े, लेकिन आपकी जो नियर बाई सिटी होती है वहीं आपका पेपर है वो होता है नॉर्मली जो आपके रेलवे के एग्जाम होती हैं। तो अगला देखते हैं नॉलेज जोन। पूछते हैं कि सर एडवांस मैथ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और उनका लेवल कैसा रहता है, अर्थमेटिक के कौन सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो मेरे हिसाब से मैथ्स है ना आपको पूरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी भी है NTPC तो कोई आपको छोड़ना नहीं है। और इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको एक वीडियो बना दिया था, उसको आप देख सकते हैं, उधर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। आपको कौन कौन से टॉपिक है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा।
अगला पूछते हैं जितेंद्र सर्वे पूछते हैं कि मेरा एक्ट अप्रेंटिसशिप है, क्या मुझे बेनिफिट होगा? अगर आप ग्रुप डी भर्ती 2018 की बात कर रहे हैं, वो 2019 की बात कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो बिल्कुल अगर आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हुआ है और अगर आपने फॉर्म भरते टाइम एक्ट अप्रेंटिसशिप को सेलेक्ट किया है तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। आप 2018 वाली वैकेंसीज हैं उनकी अगर कट ऑफ देखोगे तो 30-35 कट ऑफ गई थी। तो नॉर्मली जो रेलवे की ग्रुप डी कट ऑफ गई थी वो 70-75 गई थी, लेकिन जो अप्रेंटिसशिप वाले थे उनकी कट ऑफ थी वो आपके 30-35 से गई थी। तो इस बार भी आप मान के चलिए कि 40-45 इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, इतनी जाएगी। तो आप टेंशन लीजिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला पूछते हैं दुर्गेश कुमार, वो पूछते हैं कि भैया जी मेरे अंडकोश में सूजन है थोड़ा सा, क्या मेडिकल में दिक्कत होगी? देखिए, अगर अंडकोश में ज़्यादा सूजन है तो मेरे हिसाब से आपको ऑपरेशन के लिए बोला जा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल चीज़ है तो आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला पूछते हैं अखिलेश कुमार, पूछते हैं कि सर मेरा ईमेल खुद का नहीं डाला था फॉर्म में, तो आगे कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? तो देखो, मैं आपको ईमेल के बारे में बता दूं, ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। अब देखिए, ईमेल में होता है कि आपका कई बार क्या होता है कि जब सीबीटी एग्जाम होता है और पीटी एग्जाम होता है, या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका कॉल लेटर जब आता है, तो इनकी सूचना आपके एक तो मोबाइल के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से ये चीज़ें आपको दी जाती हैं। देखो, वेबसाइट पर तो डालते हैं, लेकिन पर्सनल भी ईमेल पर भी आपको सीबीटी का एडमिट कार्ड डालते हैं, पीटी का एडमिट कार्ड रेलवे डालता है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बोला जाता है, अपडेट देता है, और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके बारे में भी आपको अपडेट ईमेल से देता है। लेकिन आपको उसके लिए अगर आपका ईमेल दूसरे का है तो आपको वेबसाइट है उस पर आपका रेगुलर विजिट होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको मोबाइल है वो कम से कम चालू होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला पूछते हैं एमडी समीर। एमडी समीर पूछते हैं कि सर ये सब क्लास आप जो करा रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का, ये मिलेगा सर प्रिंट निकाल? अच्छा, इनका नोट्स है। देखो, नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, अभी देखो मैं क्या करा रहा हूँ, पूरी एक बार कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1-2 चैप्टर वो करा दूंगा। आपका जो केमिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और बायो आपकी लगभग आधी हो चुकी है। तो जैसे ही खत्म हो जाएगी ना हमारी बायोलॉजी, इस मंथ तक मैं खत्म कराने का विचार है। तो जैसे हमारे तीनों खत्म हो जाएंगे ना, तो मैं क्या करूँगा, उनका एक रेलवे के तरीके से मैं आपको नोट्स प्रीफर बना के दूंगा, ताकि उसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो पढ़ सके। ठीक है, मेरे पास नोट्स हैं फिलहाल अवेलेबल, लेकिन वो पूरे नहीं है। तो जैसे ही पूरे हो जाएंगे मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अनमोल गए, पूछते हैं कि सर जी एनटीपीसी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कितने मार्क्स का आता है? तो देखिए, मैंने आंसर किया, आपको एनटीपीसी की फ्री दी हुई है, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नॉर्मली देखो, आपका 30 नंबर का जीके आता है ना, तो उसमें आप देख लीजिए, उसमें आपका ये बहुत सारे सब्जेक्ट आती हैं। साइंस में देखो 3-3 सब्जेक्ट होती हैं, उसके अलावा आपका फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो ये 4-4, 5-5 नंबर के इनके पोर्शन होते हैं। तो ये लगभग 4-4, 5-5 नंबर के आपके होते हैं, सभी सब्जेक्ट आप में बटे हुए होते हैं। चंदन कुमार पूछते हैं कि सर जी ग्रुप डी में 4 डायोप्टर का चश्मा अलाउ है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 डायोप्टर का मतलब है कि आपकी जो लेंस की क्षमता है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये भी चंदन कुमार का है कि अगर सर सीओ दिखाया जाता है डॉक्यूमेंट, वो आपका मेडिकल जब होता है, मेडिकल आपका जब होता है तो उस समय आपको सीओ दिखाया जाता है, अगर वो सही से नहीं दिखता तो क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, जो सी होता है ना, उसी से आपका मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो तय होता है। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाया जाता है 6/6 का। ठीक है, अगर आपको 6/6 वाला नहीं दिखता है तो आपको 6/9 का दिखाया जाता है। 6/9 का दिख जाता है तो 6/12 का होता क्या है, आपको एक सी अक्षर दिया जाता है और उसको थोड़ा उजाले में रखा जाता है, और आपका कमरा को लाइट की थोड़ी कम कर दी जाती है। तो जो सी होता है उसका कटा हुआ जो भाग होता है, सी है ना, तो सी का कटा हुआ भाग पूछते हैं भाई, सी जो इसका कटा हुआ भाग दाईं ओर है, बाईं ओर है, ऊपर है, नीचे, तो ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको दिखाया जाता है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे लेकर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कमलेश ठाकुर, ये पूछते हैं कि सर जी नेक्स्ट ग्रुप डी वैकेंसी जो आने वाली है, क्या उसमें ITI कंपलसरी है? तो देखिए, फिलहाल मैंने 2-3 वेबसाइट है जिन पर विजिट किया था, तो यहाँ पर एक नोटिस डाल रखा है कि जो 2018 और 2019 की वैकेंसीज थी उनमें आपकी जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी उनमें 10th पास ओनली किया गया था, और उनमें ये भी लिखा गया है कि आगामी जो भर्तियाँ होंगी उनमें ITI कंपलसरी होगी, ऐसा बोला गया है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जब वैकेंसी आए तो नोटिफिकेशन आएगा ना, तभी उसमें एलिजिबिलिटी क्लियर होगी, अभी मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अगला पूछते हैं यहाँ पर समृति रंजन दास, ये पूछते हैं कि आरआरबी में मिनिस्ट्री लेवल की जो पोस्ट है वो कैसे मिल सकती है? तो देखिए, रेलवे में 4 प्रकार की पोस्ट होती हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए की जो पोस्ट होती हैं यूपीएससी के थ्रू भरी जाती हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाती हैं। ग्रुप बी में आपका कोई भी एग्जाम के थ्रू नहीं होता। ग्रुप सी में आपको पता है ALP टेक्नीशियन, जेई वगैरह ये आते हैं। ठीक है, इसमें आपके स्टेशन मास्टर वगैरह है, NTPC वैकेंसी से ग्रुप सी में आती हैं। और ग्रुप डी में तो आपको पता है
जो भी आपके बहुत सारी पोस्ट होती हैं वो आती हैं। तो इसमें अगर आप ग्रुप ए की बात करते हो तो यूपीएससी के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। चेयरमैन होते हैं आरआरसी के, ठीक है, और वाइस चेयरमैन होते हैं, ये आपके इसी के थ्रू आते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगला जो पूछते हैं टपन साहू, और ये गाइस आप में से बहुत सारे जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं सबका यही कमेंट है कि सर जो आपने पीडीएफ दी है प्रीवियस ईयर की 4 बुक वो इंग्लिश में भी दीजिए। तो गाइस मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरे पास जो मैंने बहुत सारी बुक की ट्राई की है तो सब बुक में कंटेंट पूरा नहीं है। मेरे को बहुत सारी बुक मिली जिसमें केवल एनटीपीसी के हैं और वो भी अलग अलग है, मतलब जीके की अलग है, उसकी अलग है। मैंने बहुत सारी बुक देखी जिसमें आपको रीजनिंग की वो मतलब ग्रुप डी की अलग है, मतलब ऐसी कोई बुक मुझे मिली नहीं है जो एलपी टेक्नीशियन भी हो, जेई की भी हो, एलपी की हो, इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी के तो मैं आपके अवेलेबल करवा दिया लेकिन वो मेरे को नहीं मिली है। तो गाइस मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं और मैं बहुत जल्द जितना भी जैसे मेरे को मिल जाएगी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है अजब खान पूछते हैं कि सर मैंने एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया था, पर जब उस टाइम पे बनवाने गया था तो तहसील गया था तो उन्होंने वहाँ से क्लियर नहीं किया था, तो अब क्या होगा? तो देखिए होगा ये 2 परिस्थिति हो सकती हैं। देखो हो सकता है कि देखिए जब आपका ईडब्ल्यूएस उस समय लागू किया गया था तो रेलवे में जो वैकेंसी आई थी ना उस समय मैक्सिमम लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। बहुत कम लोगों थे जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल था। तो वहाँ पर क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ऑप्शन टिक कर दिया था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि रेलवे है वो यहाँ पर इन फ्यूचर आपको बोल देगा कि करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि 2019 में वैकेंसी निकली है ना, 2019 का नहीं चाहिए होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर मैं बताऊँ तो मैं ओबीसी से था तो मेरा 2020 का ही मांगा गया था, यानी कि लेटेस्ट मांगा गया था, पुराना नहीं मांगा गया था। तो हो सकता है कि आपका उसी टाइम का मांगा जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी में से किसी में आपको रख दिया जाएगा। अगला जो कमेंट है वो है रेखा कुमार, ये पूछते हैं कि सर जी साइंस पढ़ाते हैं जो एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए मैं ग्रुप डी की आपको वादा करता हूँ, ग्रुप डी के आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है ना हमारे वीडियो से हमारे नोट से कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो एनटीपीसी आपको पता है थोड़ा सा हायर लेवल का होता है और इसमें आपके ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है और +2 लेवल का भी होता है। तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो आप खुद है ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैंने PDF अवेलेबल करवा दी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार उसको देख लीजिएगा कि क्वेश्चन है वो किस लेवल तक जाते हैं। हालांकि सिलेबस मैंने देखा था एनटीपीसी का तो उसमें ये लिखा गया है कि सीबीएसई क्लास 10th तक का सिलेबस है वो साइंस का रहने वाला है, लेकिन आप क्वेश्चन है वो देख लीजिए थोड़े से एडवांस पूछे गए हैं, तो मेरे हिसाब से कवर अप ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है राजकुमार पूछते हैं कि मेरा आई प्रॉब्लम है, गिलास लगा है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि पतंजलि का ड्रॉप डाल लो उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ड्रॉप डालने से सर ग्रुप डी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए अगर मैं आपको ये सजेशन दूं कि आपको ड्रॉप नहीं डालनी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि ड्रॉप से नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाए। अगर आपकी आँख कमजोर है ना तो आप विटामिन ए के जो आपकी चीज़ें हैं वो खाइए, है ना। बहुत टाइम है गाइस, और ज़्यादा आँखों पर प्रेशर मत लीजिए, ज़्यादा फ़ोन का यूज़ मत लीजिए, 5 से 6 घंटे चला लीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप आई केयर है ना, आई केयर ग्लासेस आते हैं चश्मे हुआ, उसका यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका आंख पर ज़्यादा इफेक्ट न पड़े, और वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ये ड्रॉप मेरे हिसाब से इन ड्रॉप वगैरह इनका मत कराना, और गलती से लेज़र तो करवाने मत। अगर लेज़र करवा लिया सीधा आपको जो मेडिकल उसमें बाहर कर दिया जाएगा, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला रानी कुमारी बोलती हैं कि मेरा राइट लेग के घुटने के पीछे वाले हिस्से में सर्पिल आकार की नस, अच्छा जो नस है वो आपकी फूली हुई हैं, तो मेडिकल में मेरे हिसाब से देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नसें फूली हुई हैं। तो ये कई बार होता है कि आपके जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जिम में जो भी होते हैं बॉयज़ उनके भी ऐसे नसें फूल जाती हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है इश्यू कि अगर नस फूली हो तो आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। अगला है यहाँ पर घाना माझी, ये यहाँ पर बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लाते हो भैया, ये बता दो, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो और व्यूज़ लेने के लिए ऐसा क्यों करते हो, सबका शिफ्ट का क्वेश्चन कहाँ से लाते हो। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, या आप जो कमेंट कर रहे हैं ना, कमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता, और मैं इतने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, है ना। बेवकूफ़ बनाने वाले यूट्यूबर बहुत हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत हैं यूट्यूबर बेवकूफ़ बनाने वाले, और बेवकूफ़ में ना 1 लोगों को बनाऊँगा, 2 लोगों को बताऊँगा, 28,000 लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता मेरे भाई। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, रेलवे की जब एग्ज़ाम होती है ना उसके 15-20 दिन के बाद रेलवे ऑफिशियली आंसर की लॉन्च करती है, और मेरे पास वो 5000 पन्नों की ऑफिशियल आंसर की है, उसको मैंने आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। तो आप देख लीजिए एक बार कमेंट करने से पहले कि ये पेपर कहाँ से आए हैं और ये शिफ्ट वाइज कहाँ से आए हैं, तो आप
पढ़े लिखे हो, आपको पता होना चाहिए कमेंट करने से पहले कि ये कमेंट कहाँ जाएगा और इन चीज़ों का रेस्पॉन्स क्या होगा। तो आप एक बार थोड़े पढ़े लिखे, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आंसर की कहाँ से आती है। ये कोई फ्रॉड चीज़ें नहीं है। मैं आपके लिए टाइपिंग करता हूँ 2-2 घंटे तक, जब जाके वीडियो आता है। इतना नहीं कि मैं आंसर की लेकर उसका सोल्यूशन कराने बैठ जाऊँ, ठीक है गाइस। तो ऐसा आप पूरा कमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अगला जो डाउट है वो यहाँ पर पूछते हैं मोहम्मद ऐशान। ये पूछते हैं कि सर क्या रेलवे ग्रुप डी में डीवी के टाइम पोस्ट प्रीफ्रेंस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा? नहीं भाई, बिल्कुल पोस्ट प्रीफ्रेंस चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है। आपकी जो पोस्ट आपने पहले भर दी वही भर दी, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी जो एनटीपीसी वैकेंसीज होती है ना, अगर इसमें पे स्केल का चेंज हो जाता है ना कई बार, तो उसमें आपको चेंज करने का ऑप्शन दे दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको कोई चेंज नहीं दिया जाता। ग्रुप डी में यह आपको ध्यान रखना है, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो भी आपने पहले दे रखा है वही आपका रहेगा, आपको बाद में चेंजेस करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर प्रियंका यादव का। प्रियंका यादव पूछते हैं कि सर मेरी मैथ्स वीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कीजिए, एक बार ना मैं आपको शुरू से बोलता चला हूँ कि आप एक बार किसी भी टीचर से यहाँ पर कोचिंग ले लीजिएगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपकी जो साइंस वो जो मैथ्स है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं प्लान कर रहा हूँ आपको खुद मैथ स्पेशल पढ़ाने का रेलवे का, तो अगर आपको उसका रेस्पॉन्स अच्छा करेंगे तो मैं उसका जो ज़रूर से जो आपका बैच है वो शुरू कर दूँगा, मैथ्स और रीजनिंग रेलवे स्पेशल, जिसमें आपको रेलवे के लेवल के सारे क्वेश्चन अब कवर अप हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए स्टे ट्यून कीजिएगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा ताकि जो आपको ज़्यादा से लोगों उनको बेनिफिट हो सके। अगला जो डाउट है वो यहाँ पर है जय प्रताप सिंह राजपूत का। ये पूछेंगे सर मेरा कन्फ्यूजन दूर करो, मेरे पास आरआरबी ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और रजिस्ट्रेशन नंबर की कॉपी भी नहीं है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल से, आप जो भी आपने ईमेल भरा था ना वहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पर मिल सकता है ना। आरआरबी नाम से आपको एक ईमेल आएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एडमिट कार्ड है, जब आप निकालोगे तो उसके लिए ज़रूरी है। भले आपने फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकाल रखा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो कोई काम नहीं आता, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि रेलवे है जो एडमिट कार्ड है वो ईमेल पर ऐसे ही भेज देता है बिना आपके वो, लेकिन कई बार नहीं भेजता, तो ये आपको ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन नंबर आप ईमेल पर जाकर वहाँ से ले सकते हो। ईमेल जो आपने दिया था ना वहाँ पर रेलवे वेरिफिकेशन जब करता है ईमेल का तो उस टाइम आपको भेजता है, आप टेंशन मत लो। अगला जो डाउट है वो यहाँ पर पूछते हैं भैया लाल प्रजापति, और ये बहुत डिप्रेस्ड है और ये पूछते हैं कि सर जी क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, सुसाइड करने का मन करता है अब तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना, ये ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। ये सुसाइड करने का विचार बिल्कुल त्याग दो। हमारी ज़िंदगी पर सुसाइड करने का अधिकार हमारा नहीं है। जिन्होंने हमको जन्म दिया है वो उनकी ज़िंदगी है, और आपके लिए गोविंदा की एक लाइन है वो यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ना थके हैं पाँव कभी, हिम्मत हारी है ना ही हिम्मत हारी है कई दौर, और मैंने देखे हैं कई दौर। आपको बस जिंदगी में जो चीज़ें है, मैंने जो चीज़ें फीस करी है ना वो गाइस शायद आपने नहीं करी होंगी, तो मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी कैसी है। अगला जो डाउट है यहाँ पर विक्रम सिंह का है कि सर मैंने 2 क्वेश्चन है। पहला तो आरआरबी का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट पर टेस्ट बुक पर जा सकते हो, टॉप रैंक पर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। टेस्ट बुक आप अगर आप टेस्ट लेना चाहते हो तो मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस पर दिलवाता हूँ हमेशा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस पर आपको जो टेस्ट बुक है वहाँ पर दिलवाता हूँ, आप उसको परचेज कर लीजिएगा। दूसरा डाउट है इनका कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था तो उनका करेक्शन फॉर्म आएगा क्या? बिल्कुल, अगर रिजेक्ट होता है तो उसका कारण होता है, तो उसको करेक्शन करने का ऑप्शन आता है। बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और गाइज आपका कोई भी डाउट अगर मिस हो गया तो उसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे डाउट होते हैं, उनमें से मैं आपको 20-25 डाउट ही क्लियर कर पाता हूं। तो गाइज आशा करते हैं कि अगले वीडियो में आपके जो डाउट है उनका मैं यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूँगा। किसी भी वीडियो के नीचे आपका कोई भी कमेंट है आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।